नमस्कार स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम है आपका इस रेड डायमंड कोचिंग चैनल पर। तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना सेशन देखेंगे जो कि यह है सुपर टीटी, जूनियर टीटी और यूपी टीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो हैं, जैसे विद्युत आवेश की इकाई क्या है, तो वो कूलाम है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के लिए फलस्वरूप क्या होता है, तो वस्तुओं का आवेश, यानी जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है उसमें वस्तुओं का आवेश से रिलेटेड है। इस शुष्क सेल में ऊर्जा पाई जाती है, तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है काहे का, तो वो टंगस्टन का बना होता है। विद्युत का कुचालक कौन है, तो वो बेकेलाइट है, विद्युत का कुचालक है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक ऊर्जा के कारण प्रवाहित होती है, तो रासायनिक ऊर्जा के कारण जो सेल में प्रवाहित होती है वही विद्युत ऊर्जा के कारण वो हो रही होती है। अब बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, सभी जानते हैं नाइट्रोजन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में भरी गैस कौन सी होती है, तो नाइट्रोजन या आर्गन होती है। तो कोई भी उसमें गैस भरी जा सकती है जो कि रिएक्ट ना करे वातावरण से। अब देखिए, जो सस्ते लोकल आभूषण बनाए जाते हैं उसमें सोने चांदी के ऊपर खाली लेप लगा दिया जाता है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्ते आभूषणों पर विद्युत लेपन होता है किसका, तो सोना और चांदी का होता है। यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो बैटरी से क्या होगा, ऋणात्मक यानी कि माइनस टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निरपेक्ष होता है। जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो पिघलकर टूट जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत घंटे में क्या होता है, तो विद्युत चुंबक होता है विद्युत घंटे में। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। प्राकृतिक रूप से जिस चट्टान में चुंबक पाया जाता है उसे मैग्नेटाइट कहेंगे। नेक्स्ट, जब हम लोहे के बुरादे के ऊपर चुंबक गिराते हैं तब क्या होता है, लोहे का बुरादा चुंबक के दोनों सिरों पर इकट्ठा हो जाता है। तो देखिए इकट्ठा कहाँ पे होता है, ये सिरों पर हो जाता है इकट्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी अगला है जो दिशा सूचक होता है उसके लिए। दिक् सूचक में उत्तरी ध्रुव की पहचान करने के लिए सुई के उत्तरी ध्रुव को सूचित किया जाता है लाल रंग से। तो जो उत्तरी ध्रुव है वो लाल रंग से सूचित किया जाता है, ये आपके यहाँ पे जानने योग्य है। लाल रंग से सूचित किया जाता है उत्तरी ध्रुव को। नेक्स्ट देखेंगे, किसी चुंबक के लोहे चूर्ण पर सल्फर पाउडर के मिश्रण में फिराया गया। परीक्षण करने पर पाया गया कि केवल लोहे चूर्ण ही समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं। तो सही बात है, चुंबक पे खाली लोहा ही आकर्षित होगा, यहाँ तक कि लकड़ी या फिर पत्थर थोड़ी ना हो जाएगा। जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है किस पर, पदार्थ पर, लंबाई पर, मोटाई पर, सभी पर। ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, कहाँ, तो चुंबकीय निरपेक्ष पर शून्य होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, तो वायु में ध्वनि की तरंग है, जो वायु में ध्वनि है विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है। अब देखिए, जो फ्यूज होता है उसकी कुछ विशेषता होती है, तो क्या होती है, किसी फ्यूज तार के लिए महत्वपूर्ण क्या है, उसका गलनांक, विशिष्ट प्रतिरोध एवं बहने वाली धारा। यदि धारा बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो गल जाएगा। नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक सेल ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है तो प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। देखिए फोटो आएगा कहीं पे, तो फोटो मतलब होता है फोटान, और फोटान मतलब प्रकाशीय ऊर्जा। तो प्रकाशीय ऊर्जा से हमें विद्युत ऊर्जा बनानी होगी, तो आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो चुंबकीय क्षेत्र का वेबर नहीं होता है। विद्युत का कुचालक क्या है, लकड़ी है। और विद्युत तारों में रोधन में क्या प्रयुक्त होता है, तो नियोप्रीन। वह मार्ग जिस पर उत्तरी ध्रुव मुड़ना चाहता है वह है क्या, एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वह।
फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम बहुत आता है, आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, एक धारा प्रवाह में समर चालक पर लगने वाले बल की दिशा का निर्धारण किस प्रकार होगा। बल की दिशा पूछा है, ठीक है। तो चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो जाएगा। बल की दिशा पूछा है, लगने वाले बल की दिशा, तो बल की दिशा में बाएं हाथ का नियम है, जबकि धारा की दिशा में दाएं हाथ का नियम है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक चुंबक उदाहरण किसका है, तो प्राकृतिक चुंबक यानी चुंबक पत्थर। एक कंघी के कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का कारण क्या है, तो स्थिर विद्युतीय बल पाया जाता है। दृढ़ चुंबक की चुंबकीय क्षमता अत्यधिक कहाँ पर होती है, तो ध्रुवों पर होती है। घरों में प्रयुक्त मीटर में दिखाए जाने वाले यूनिट कितने होते हैं, तो वो किलोवाट घंटा होता है। क्या है, किलोवाट घंटा। रेनॉल्ड भट्टियों में उपयोग होने वाली धारा तो भंबर धारा होती है। दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, तो चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। अब देखिए, 1 किलोवाट घंटा है क्या, तो ये विद्युत ऊर्जा का ही एक मात्रक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा एक मात्रक किसका है, तो विद्युत ऊर्जा का। अब आपको चालक और कुचालक पता होंगे, जो विद्युत धारा का चालन करते हैं, एक से दूसरी जगह विद्युत धारा ले जाएंगे, वो चालक कहलाएंगे। जो नहीं ले जा पाएंगे उसे कुचालक कहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत चालक क्या है, तो तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, ग्रेफाइट। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे अच्छा विद्युत चालक क्या है, तो आंसर होगा चांदी, ना कि सोना या फिर प्लेटिनम। विद्युत रोधी क्या होते हैं, जो विद्युत धारा को एक से दूसरी जगह ना भेजाएं, ठीक है। तो इसके उदाहरण क्या है, रबर, प्लास्टिक, सूखा कपड़ा, लकड़ी, कांच। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन किया जाता है, तो अमीटर द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीटर, आप ध्यान रखिएगा। मीटर से विद्युत धारा मापी जाती है और हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ठीक है। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। विद्युत कौन, अमीटर। अमीटर वोल्ट मीटर में कार्य प्रणाली आधारित होती है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अनुसार। नेक्स्ट देखिएगा, अमीटर वोल्ट मीटर की कार्य प्रणाली आधारित होती है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अनुसार। अर्धचालक के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलेनियम, ये सब अर्धचालक हैं। आपको क्वेश्चन आएगा तो सिलिकॉन वगैरह आपको उसमें मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट है, एसी से डीसी प्राप्त करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो देखिएगा यहाँ पे हम रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। तो जो हमारी लाइट, बिजली, बल्ब, पंखे डायरेक्ट लाइट से जलते हैं, तो वो एक्चुअली एसी पे जल रहे होते हैं। फिर उनको हम डीसी बनाते हैं, यानी बैटरी वाला बनाते हैं, तो उसके लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार ये सिस्टम होगा। घरेलू उपकरणों को जोड़ा जाता है तो समांतर क्रम में, ना कि श्रेणी क्रम में। क्यों, क्योंकि समांतर क्रम में की व्यवस्था यह है कि यदि कोई हमारा एक उपकरण खराब हो गया तो दूसरा चलता रहेगा, जबकि श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं है। विद्युत फ्यूज किस मिश्र धातु का बना होता है, तो सीसा और टिन का बना होता है। ऐसे ही आएगा। अन्य आ सकते हैं, जैसे तांबा किसका मिश्रण है, तो आप ध्यान रखिएगा, तांबा पीतल के लिए आता है, ठीक है। कांच किसका मिश्रण है, ये सब ध्यान रखिएगा। CFL में प्रयुक्त धातु वाष्प होती है, तो CFL में पारा मरकरी भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा बताने के लिए किया जाता है, तो प्रेरित धारा। देखिए, दायां हाथ जिससे आप भोजन करते हैं वो आपका दायां हाथ है, और आप फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार प्रेरित धारा से रिलेटेड आप जान पाएंगे। चुंबक का चुंबकीय सर्वाधिक कहाँ होता है, तो चुंबक के सिरों पर होता है। तो चुंबक में जो साइड किनारे होते हैं वो सर्वाधिक चुंबकीय होती हैं। आवेशों का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आकाशीय बिजली तड़ित का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक बनाया जाता है, तो तांबे का। तड़ित चालक क्या होता है, किसी मकान के ऊपर बिजली ना गिरे इसके लिए ऊपर से पृथ्वी तक एक बढ़िया सरिया या फिर तार डाला जाता है, उसको तड़ित चालक कहते हैं। अगर कभी मकान पे बिजली गिरती है तो वो सीधे पृथ्वी में ट्रांसफर हो जाती है।
नेक्स्ट है हमारा बल, दाब, घर्षण एवं उत्प्लावन। तो थोड़ा स्पीड में देखेंगे तो देखिए, संपर्क बल होते हैं जिनमें संपर्क रहता है, एक दूसरे से घर्षण हो, और घर्षण नहीं होगा तो असंपर्क बल। तो संपर्क बल के उदाहरण कौन से हैं? पेशीय बल, घर्षण बल। बैल से गाड़ी खींचना किस बल का उदाहरण है? पेशीय बल। देखिए SCERT किताबों के यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, ये कहीं और शब्द नहीं मिलेंगे पेशीय बल। घर्षण बल को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? तो स्नेहक या तेल या ग्रीस, आप ये चीज़ लगाएंगे तो घर्षण कम हो जाएगा। चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ, ये क्या है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक क्या है? हैंडपंप, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैंडपंप, कील निकालने वाली हथौड़ी, शीशा, झूला, कैंची, ये सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। घर्षण बल निर्भर करता है तो सतह की प्रकृति पर, ना कि क्षेत्रफल पर। घर्षण बल का उदाहरण नहीं है तो कुएं से पानी निकालना। अब देखिए, दरवाजे में घर्षण ना हो इसके लिए क्या करते हैं? तो तेल डालते हैं। यदि वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल से ज़्यादा हो जाएगा तो वस्तु क्या है? डूब जाएगी। अगर बराबर और कम रहेगा तो वस्तु तैरती रहेगी। पानी के द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाने वाला बल क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल कहलाता है। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का प्रयोग न करने की सलाह दी जाती है। इसमें घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच उपयोग किया जाता है वायु की गद्दी का। अगर देखो, तरल जो होते हैं, तरल में घर्षण बल होता है, उसको कर्षण कहते हैं। जैसे पानी में जो घर्षण लगेगा या तेल में, उसको क्या कहेंगे? कर्षण। तो तरल द्वारा लगाए गए बल को कर्षण कहा जाता है। अब देखिए, घर्षण बल कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि कोई गोल गोल चीज़ जैसे पहिया है उसमें भी घर्षण बल है, या फिर लोहे का टुकड़ा है उसमें भी है, और रुकी हुई चीज़ है उसमें भी है। तो मान पूछ रहा है कि इसका कम ज़्यादा होगा, तो सबसे कम होता है लोटनी घर्षण का, फिर सर्पिल घर्षण का, सबसे अधिक स्थैतिक घर्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अगर कोई समान क्वांटिटी के विपरीत आवेश लग रहे हैं तो परिणाम बल शून्य होगा, क्योंकि क्या है, एक इधर खींचेगा, एक इधर, तो परिणाम शून्य हो जाएगा। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं और दोनों बल बराबर हैं तो कुल बल क्या होगा? शून्य। कुएं से पानी निकालने में लगने वाला बल क्या है? पेशीय बल। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है क्योंकि दाब बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। दूध में से क्रीम निकालने में लगने वाला अपकेंद्र बल है। अब देखिए, क्रीम निकालेंगे अपकेंद्र बल से अपकेंद्र बल। अगर हम लोग बाइक या साइकिल, मोटरसाइकिल जब मोड़ते हैं तो उसको अभिकेंद्र बल कहते हैं। जो अंदर के लिए बल लगे वो अभिकेंद्र बल, और बाहर लगे तो अपकेंद्र बल। साबुन के बुलबुले के अंदर दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, तो क्या है? तो देखिए, पारे का घनत्व ज़्यादा होगा ताकि वो रोक सके, ठीक है। तो आंसर है लोहे का घनत्व पारे से, लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। लोहे का घनत्व पारे से कम होता है, सही बात है। तो पारे का घनत्व तो ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के एक ठोस आयताकार गुटके को किसी मेज के शीर्ष पर इसके विभिन्न फलकों को मेज से स्पर्श करते हुए रखा गया है। विभिन्न प्रकरणों में से लोहे का ये ठोस टुकड़ा आरोपित करता है समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब। किसी मशीन पर यांत्रिकी कार्य करने वाले प्रयुक्त बल कहलाता है प्रयास। अब देखिए, हम जितना ज़्यादा संपर्क क्षेत्र बढ़ा देंगे उतना ज़्यादा क्या है, फोर्स या बल कम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा जो बल लग रहा है। तो कुली लोग वजन उठाते हैं, इसी का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, भारी बोझा उठाने वाले कुली सदैव अपने पास एक लंबा कपड़ा का टुकड़ा रखते हैं और सिर पर बोझ को रखने से पहले वे इस कपड़े को गोल चक्के की आकृति में लपेटकर अपने सिर पर रखकर फिर उस पर बोझ रखते हैं। ऐसा करते हैं वे क्यों करते हैं? तो अपने सिर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं ताकि थोड़ी आराम मिल जाए। बल को मापा जा सकता है तो स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा। घर्षण को बढ़ाया जा सकता है कैसे?
तो खुरदरी सतहों द्वारा। वायुमंडल दाब मापा जा सकता है वायुमंडल दाब बैरोमीटर के द्वारा। अब देखिए वस्तु कब डूब जाएगी, कब तैरती रहेगी, तो ये तो आप भी जानते हैं। यदि किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम है, मतलब नीचे से जो बल लग रहा है उत्प्लावन वस्तु के भार से कम है, तो क्या होगा, वस्तु जल में डूब जाएगी। बराबर होना चाहिए या कम होना चाहिए। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की खतरा रहता है, ठीक है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होगी, अगर एकदम नीचे गिर जाए तो आंधी आएगी। वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति के कारण क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव पैदा करता है क्या, अणुओं के बीच ससंजक बल। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है क्यों, क्योंकि केशिकी घटना के कारण छोटी छोटी केशिकाएं या जो छेद होते हैं ना केशिकाएं कहते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्यों वायुदाब में कमी के कारण। ऊर्जा के स्रोत, अच्छे ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा की विशेषता है क्या, इसका भंडारण, परिवहन एवं प्रयोग आसानी से होना चाहिए। एक गैर परंपरागत और अनवीनीकरणीय ऊर्जा है परमाणु ऊर्जा, क्योंकि परमाणु ऊर्जा अनवीनीकृत है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठन क्या है, मीथेन। कोयले का मुख्य घटक होता है क्या, कार्बन। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो ब्यूटेन। तो बीपी ब्यूटेन और प्रोपेन भरी होती है। वह ऊर्जा जिसका उपयोग प्राचीन समय से हो रहा है तो पवन ऊर्जा। भूमिगत जल को ऊपर खींचने, अनाजों को पीसने और बिजली उत्पादन में प्रयोग किया जाती है पवन ऊर्जा का। ऊर्जा का अच्छे संसाधन नहीं है क्या, पेट्रोलियम। अच्छे संसाधन नहीं है। बायोडीजल तैयार किया जाता है तो जट्रोफा से। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है सौर सेल द्वारा। बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है तो पेट्रोलियम है। सामान्यतः प्रयोग में लाया जाने वाला ईंधन जिसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है तो वो है एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। समान होने वाले प्राकृतिक संसाधन का युगल क्या है, समाप्त हो जाएंगे ये, ठीक। तो पेट्रोलियम तथा कोयला, क्योंकि कोयला क्या है, एक कई वर्षों के बाद ये बनता है पृथ्वी में, करोड़ों लाखों वर्ष के बाद, तो खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएगा, तो ये समाप्त होने वाले हैं, ठीक है। भूतापी ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा है। इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभावित क्षेत्र क्या है, जो भूपर्वती में तप्त स्थल के रूप में है। सीएनजी एवं एलपीजी का परमाणु दहन करने पर, तो सीएनजी का दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का दहन होता है तो जल H2O बनता है। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है कैसे, तो प्रभाजी आसमन के द्वारा। रसोई गैस मुख्य रूप से मिश्रण होता है किसका, तो बीपी हमने बताया था, बीपी ध्यान रखिएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। सौर सेल बनाने में प्रयोग नहीं होता है तो प्लेटिनम का। जीवाश्म ईंधन क्या है, तो कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन है। अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, तो अनवीनीकरणीय मतलब इनको नया नहीं बनाया जा सकता। तो देखिएगा क्या है, जैसे कोयला है, डीजल है, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सभी अनवीनीकरणीय है। एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है क्या, एथाइल मर्केप्टन C2H5SH। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य संघटक क्या है, CH4 मेथेन यानी सीएनजी का मुख्य घटक। तो सीएनजी का मुख्य घटक है CH4 और मीथेन, ठीक है, मुख्य घटक है। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो रासायनिक ऊर्जा को। ऊष्मीयमान की SI इकाई क्या है, तो कैलोरी है। एक प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर 55 डिग्री सेल्सियस और 56 डिग्री सेल्सियस के बीच 5 छोटे विभाजक प्रदर्शित करता है। इसका तात्पर्य है कि तापमापी यानी 5 में इसको बांटेंगे तो 1 डिग्री का अंतर है तो 5 जगह बटेगा, 0.2 आ जाएगा तो 55.2 हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा। न्यूनतम संभावित ताप कितना है, तो कम से कम -273 डिग्री सेल्सियस होता है। 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा मात्रा कितनी होगी,
तो हम लोग कितना बढ़ाएंगे, 1 किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम का बढ़ाएंगे तो हमें 1000 ग्राम कैलोरी की आवश्यकता होगी। खाना पकाने के लिए बर्तनों के लिए सर्वोत्तम पदार्थ वह होगा जिसके लिए विशिष्ट ऊष्मा तथा ऊष्मीय चालकता के मान क्रमशः निम्न तथा उच्च हो। तो विशिष्ट ऊष्मा निम्न हो लेकिन ऊष्मा चालकता क्या हो, उच्च हो। वे काल्पनिक ताप जिस पर गैसों का आयतन शून्य हो जाता है -273 डिग्री सेल्सियस। बादल रहे रातों वाले आकाश की अपेक्षा बादल छाए वाले रातें अधिक गर्म होती हैं। क्यों? क्योंकि कुचालक आवरण की भांति कार्य करता है। वह विधि जिसके द्वारा ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तो विकिरण, यानी इंग्लिश में रेडिएशन कहेंगे। तो सूर्य की किरण क्या होती है, कोई माध्यम नहीं चाहिए, निर्वात होगा तभी सूर्य की किरण आ जाएंगी, तो ये विकिरण द्वारा आती हैं, इसीलिए कहते हैं सूर्य की किरण यानी विकिरण। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें कोई माध्यम नहीं चाहिए, ठीक है। आपसे निवेदन है कृपया नोट्स जरूर बनाएं। तो माध्यम यदि नहीं चाहिए होंगे तो इसको हम विकिरण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा तापक्रम जिस पर डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट का पाठ्यक्रम एक ही हो तो -40 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए रेखीय प्रसारण गुणांक, क्षेत्र प्रसारण गुणांक और आयतन प्रसारण गुणांक में संबंध क्या है। तो 1:2:3। जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब देखिए जल का जो अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि अत्यधिक दाब पर क्वथनांक बढ़ जाता है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 80 कैलोरी। अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं तथा बुरे अवशोषक बुरे उत्सर्जक होते हैं। ये नियम किसने दिया है, तो किरचॉफ का नियम है। ऊष्मा संचरण सर्वाधिक तीव्र वेग से होता है तो विकिरण द्वारा। अंगीठी पर बर्तन में जल भरकर रखने से जल गर्म हो जाता है, संवहन तथा विकिरण द्वारा। सौरमंडल के बारे में वो हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सौरमंडल क्या है, इस समय 8 ग्रह माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पास में बुध ग्रह है और सूर्य के सबसे दूर वरुण ग्रह है, ठीक है। तो आपको देखिएगा वह ग्रह जिसके चारों तरफ बड़े रिंग पाए जाते हैं तो शनि है। शनि ग्रह का घनत्व जल के घनत्व से कम है। धूमकेतु दिखाई देता है 76 वर्षों के पश्चात। सूर्य का ग्रह नहीं है तो सीरियस। सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, तो बताया था आपको 8 हैं। अंग्रेजी के अच्छे डब्लू की तरह दिखाई देता है कैसियोपेया तारामंडल। बिग डियर नामक तारामंडल का दूसरा नाम क्या है, अर्सा मेजर। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। शूटिंग स्टार कहते हैं किसको, उल्का को। लाल ग्रह कहते हैं किसको, मंगल को। मंगल लाल ग्रह। सौर परिवार के 2 ऐसे ग्रह जिनका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल से छोटा है तो बुध और शुक्र है। सौर परिवार के 2 ऐसे ग्रह जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम, तो वो शुक्र और यूरेनस है। वह ग्रह जिसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है तो शुक्र का। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं में बीच में पाया जाता है क्या, क्षुद्र ग्रह। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तब क्या होता है, चंद्रमा बीच में है तो ये हो जाएगा सूर्य ग्रहण, SM है समा, ठीक है। चंद्रमा बीच में हो जाएगा तो सूर्य ग्रहण है। और अगर चंद्रमा बीच में ना होकर पृथ्वी बीच में हो जाएगी तो चंद्र ग्रहण है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है तो चंद्रमा। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है, शुक्र। पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है। टाइटन उपग्रह है शनि का। शैक्षिक उपग्रह है एजुसेट। उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन, तो उत्तरी गोलार्ध पर कर्क रेखा का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर होता है। चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा, तो 21 जुलाई सन 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपोलो 11 के द्वारा अंतरिक्ष पहुंचने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे, जो कि 2 अप्रैल
1984 को पहुंच गए थे। अब अपन लोग देखेंगे यहाँ पे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। तो देखिएगा रसायन विज्ञान में सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे पदार्थ का, यानी पदार्थ क्या है। जो भी आप चारों तरफ देखते हैं सब पदार्थ ही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कांसा दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं कौन कौन सी हैं? तो ये तांबा तथा टिन है, ठीक है, तांबा तथा टिन। निश्चित रासायनिक अनुपात होता है तो यौगिकों का। चमकीली धातु होती हैं आयोडीन। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, किस प्रक्रिया द्वारा अलग करेगा वो? तो निष्पादन या पछारना द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड ठोस क्या होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ठोस होती है तो उसको कहेंगे शुष्क बर्फ। चीनी रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए विधियों का सही क्रम क्या है? तो पहले अपसादन करो, फिर निस्तारण करो, फिर निस्यंदन करो, फिर वाष्पीकरण करिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, किसको? तो दो चीज़ों को, एक पोटेशियम और सोडियम। तो बच्चे सोडियम याद रखते हैं, आप पोटेशियम को भी याद रखिएगा। अत्यधिक अपक्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम। इमल्सन पायस का उदाहरण क्या है? दूध। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम संचारण से बचा जा सकता है, क्योंकि वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत बनाता है। तीन धातुओं के ऐसे समूह जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो देखिए ये धातुएं क्या है, किसी से रिएक्ट नहीं करेंगी। तो पहला क्या है? सोना यानी गोल्ड हो गया, सिल्वर यानी चांदी हो गई, और प्लेटिनम। ये तीनों महंगी धातुएं अच्छी हैं। समांगी मिश्रण क्या है? तो ब्रास या पीतल। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। खाद्य पदार्थों के डिब्बे की आंतरिक सतह टिन से पुती होती है, न कि जस्ते से। क्यों? क्योंकि टिन होता है कम क्रियाशील और जस्ता होता है अधिक क्रियाशील। क्योंकि अधिक क्रियाशील होगा सबसे रिएक्शन कर लेगा, कुछ ना कुछ गलत सलत हमारे पदार्थ हैं खाने वाले बेकार हो जाएंगे। ग्लूकोज क्या है? एक यौगिक है। जल में घुली निलंबित अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया जानी जाती है तो आसवन के द्वारा। अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को क्या कहा जाता है? तो अशुद्ध जल। देखिए अशुद्ध जल होता है ये बिल्कुल स्वच्छ और बढ़िया जल होता है, उसे हम अशुद्ध जल कहते हैं। वे पद्धति जिसके द्वारा एक विलयन से विलय प्राप्त किया जाता है तो वाष्पन से। अब देखिए आप जानते हैं तेल क्या है? पानी में नहीं घुलेगा, तो यही अगला क्वेश्चन है। वे पदार्थ जो जल में नहीं घुलता है तो तेल। अब देखिए जल में अधिकतर सभी चीजें घुल जाती हैं, इसीलिए जल को विलायक नाम दिया गया है, ठीक है। तो सर्वात्रिक विलायक कहा जाता है किसको? जल को। सभी मिश्र धातुएं होती हैं तो समांगी मिश्रण। दूध से क्रीम निकालना क्या है? अपकेंद्रण द्वारा। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु तथा धातु क्या है? तो धातु है Hg मरकरी, और पारा है अधातु जो कि ब्रोमीन है। विद्युत का सबसे अच्छा शौचालय क्या है? चांदी। ऊर्ध्वपातन गुण प्रदर्शित करने वाला पदार्थ क्या है? तो कपूर, नौशादर यानी अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन और नैप्थेलीन। परमाणु, अणु एवं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो ये देखेंगे अभी परमाणु, अणु और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है। ओके। तो गुणधर्म में समानता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है तत्वों को। तत्वों के त्रिक समूह में व्यक्त किया गया था डोबे राइनर ने। तो डोबे राइनर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने त्रिक नियम दिया था। अवोगाद्रो स्थिरांक क्या है? तो 6.023 10⁻³ को अवोगाद्रो स्थिरांक कहते हैं। और हाँ, यदि आप कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की SCERT या NCERT चाहते हैं, नोट्स, बुक्स नहीं नोट्स, तो आप हमारे इस वीडियो पे कमेंट करिएगा और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि हमारे आपके इस डिस्क्रिप्शन वगैरह में आपको मिल जाएगा या फिर दूसरे वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। यदि आप साइंस के नोट्स चाहते हैं कक्षा 6 से कक्षा 10 तक और 11-12 के भी सभी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, तो 2-8 करके हम लोग करेंगे इसे। 2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 हो जाएगा।
क्लोरीन के समस्थानिक कौन कौन से हैं, जिनके समस्थानिक जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, तो क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737, यानी इनके परमाणु क्रमांक समान हैं। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं किस पर, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। वे पदार्थ जिसके अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं तो सल्फर। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो एक्टिव समस्थानिक कौन सा है, तो कोबाल्ट है, कोबाल्ट 60। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Cr, क्रोमियम इसका 24 होता है, ठीक है, तो 5D D5 और 4s1 इसमें आ जाएगा लास्ट में, ये आप ध्यान रखिएगा, ये बच्चे बहुत गलत करते हैं। एक AMU बराबर होता है 931 MeV के। उच्चतम वेदन क्षमता होती है गामा किरणों की। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.25 10 की घात 18। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। आवर्त सारणी के तत्व का ब्लॉक एवं आवर्त बताइए, तो डी ब्लॉक है, चतुर्थ आवर्त है, और ये क्या है, क्रोमियम। Al3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, Al एल्यूमिनियम, परमाणु क्रमांक 13, 3 प्लस चलेंगे तो यहाँ से 13 से 3 माइनस कर देंगे, बचेंगे 10, तो 10 का क्या हो जाएगा, 2 काट हो जाएगा। हाइड्रोजन का वे समस्थानिक जो भारी जल है तो प्रोटियम, वैसे भारी जल ड्यूटेरियम होता है, हाँ ये ड्यूटेरियम, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। Br ब्रोमीन 3580 में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ज्ञात कीजिए, तो 35 36 45 हो जाएंगे। जितने यहाँ पे 35 दिए हैं यही प्रोटॉन हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें 36 कैसे आ गए, क्योंकि एक यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा है, तो 35 माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने ले रखा है, तो 35 प्लस 36 हो गया, इसलिए यहाँ 36 है। और उसके बाद माइनस कर दिया गया है 80 से 35 को, तो 45 आ गया। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो Br ब्रोमीन 35 80 और वो भी साथ में माइनस, तो यहाँ पे 35 36 45 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आएंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या 36 है, ठीक है। नाभिक का परमाणु क्रमांक बराबर होता है किसके, प्रोटॉनों की संख्या के। Cl(F3) में संकरण ऑर्बिटल प्रयुक्त हुआ है sp3d। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या इंगित करती है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को। संभारिक क्या है, जिसका परमाणु भार समान हो, तो यहाँ पे ऊपर वाले 40-40 दिख रहे हैं, यही सब संभारिक हैं। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है, तो अधिकतम संख्या होती है 2n²। किसी कोश में 2n², कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, हेनरी बेकरेल ने की थी। लकड़ी के पुराने टुकड़े की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन के किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन 14 का किया जाता है। स्पीडियम में ऑर्बिटलों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः कितनी होती है, तो S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या दर्शाती हैं, तो कक्षकों के त्रिविमीय अभिविन्यास दर्शाती हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करती है। परमाणुवीय नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की। तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, मेंडेलीव का आवर्त नियम है ये। तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, ये आधुनिक आवर्त नियम है। आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है, तो फ्लोरीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, तो क्लोरीन की होती है। हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील क्या है, फ्लोरीन। रासायनिक आबंधन एवं रासायनिक अभिक्रियाएं। लोहे चूर्ण पर तनु Cl अम्ल डालने पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन ऑक्साइड बनता है। Fe2O3 2Al Al2O3 Fe अभिक्रिया कैसी है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। लोहे के पाइपों को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, तो जस्तीकरण करते हैं, यानी इसके ऊपर जस्ता की परत चढ़ा देते हैं। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, तो कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फेट।
कि अभिक्रिया कराएंगे तो ये विस्थापित कर देगा और बना देगा हाइड्रोजन, ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट। तो फिर ये विस्थापन अभिक्रिया है। कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करने पर उसका रंग कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। गैस का गैस में विलयन वायु, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया में मुक्त होती है ऊष्मा। वह धातु जिसको वायु में छोड़ देने पर उसका संचार नहीं होता तो सोना, इसलिए सोना ज़्यादा महंगा है। ठोस का ठोस में विलयन क्या है? मिश्रित धातु है। एकल संयुक्ता बंधन है मेथेन CH4, क्योंकि इसमें एकल बंध पाए जाते हैं, बॉन्ड। जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन से गुजरता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधियापन के कारण दिखाई देता है क्या? तो विलेयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील एक भूरी रंग की परत जम जाती है, जो क्या दिखाती है? तो विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया दिखाती है। खाद्य पदार्थों में डिब्बों की आंतरिक सतह टिन से पुती होती है, न कि जस्ते से। जस्ता टिन से अधिक्रियाशील है, इसीलिए। एक धातु लवण में तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराने पर सनसनाहट के साथ एक गैस निकलती है, जिसे चूने के पानी में प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। वह गैस कौन सी है? वह धातु लवण क्या होगा? तो धातु कार्बोनेट होगा। कॉपर पायराइट से प्राप्त होने वाला कॉपर ब्लिस्टर कॉपर कहलाता है। तो ब्लिस्टर के निर्माण के लिए उत्तरदायी गैस है कॉपर सल्फेट। जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। मोम का पिघलना और उत्पादन क्रिस्टलीकरण, पानी में नमक चीनी का घुलना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। अब देखिएगा रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, भोजन का पचना, लोहे पर जंग लगना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन है। परिवर्तन क्या होते हैं? परिवर्तन तो परिवर्तित बंध, हाइड्रोजन बंध किसमें है? H2O, HF तथा NH3, इन सभी में हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध हैं। लोहे पर जंग लगना का सूत्र क्या है? Fe2O3 और H2O। सोडियम को संचारण से बचाने के लिए रखा जाता है कहाँ? केरोसिन या मिट्टी के तेल में। भौतिक परिवर्तन में बदल जाता है क्या? अणुओं की व्यवस्था। लोहे के संचारण को बचाने के लिए उन पर जस्ता या जिंक की पर चढ़ाने को क्या कहते हैं? यह शब्द लेपन या गैल्वेनाइजेशन। अम्ल, क्षार और लवण। लिटमस प्राप्त करते हैं तो सेक लाइकेन से। तो लिटमस कहाँ से प्राप्त करते हैं? लाइकेन से। अपाचे तथा उपचय करने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? एंटीसिड का। एंटीसिड जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है, तो चींटी के डंक को प्रभावित को कम करने के लिए। एक्वारेजिया क्या होता है? तो एक्वारेजिया एक HCl और HNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का एक मिश्रण होता है, जो कि 3:1 में होता है। नीले लिटमस पत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, तो कौन नहीं करेगा? CaO का हाइड्राइड यानी बुझा हुआ चूना है ये। गुड़हल के साथ किसी अम्ल को मिलाने पर जंग प्राप्त होती है, वे क्या है? मेजेंटा है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? व्यंजक चूर्ण होता है। आँख को धोने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? बोरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है कच्चे आमों, इमली एवं अंगूर में। कोई छात्र यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन की एक बूंद पहले नीले विलयन पेपर पर और फिर लाल लिटमस पेपर पर डालती है तो क्या परिचित होगा? तो क्षार है ये, ठीक है। तो नीले लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि लाल लिटमस पेपर नीला हो जाएगा। क्षार क्या है? लाल से नीला करा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है। इस पेस्ट के HCl अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में अलग अलग डालने पर क्या परिचित होगा? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला हो जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल हो जाएगा, क्योंकि हल्दी है वो लिटमस की तरह काम करेगी।
लिटमस की तरह काम करेगी। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पे अम्ल है इसे पीला पीला लाल हो रहा है, ठीक है, तो रंग उसका चेंज हो रहा है। वह जली विलेन जो नीले लिटमस का रंग लाल कर देगा तो सल्फर डाइऑक्साइड है। घाव पर फिटकरी लगाने से रक्त इस तरह रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है। यानी अम्ल पानी में डाल दो, यानी पहले से तुम्हारे पास एक गिलास क्या हो, जल हो, उसमें 2 बूंद आप अम्ल डाल दो, तो ये सलाह दी जाती है। ना कि 10 बूंद तुम्हारे, एक गिलास तुम्हारे पास तेजाब हो उसमें 2 बूंद पानी डालोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या कह रहा है? क्योंकि अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्मक्षेपी होती है। सल्फर डाइऑक्साइड का जली विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। कोई भी लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसका पीएच मान कितना है? लाल को नीला कर रहा है। अगर अम्ल होता है तो नीले से लाल करता है, लेकिन ये क्या है? ये क्षार है, तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक ही होगा। तो आपको ऑप्शन में 10 दिया होगा, ऐसा दिया होगा 1, 7, 10, तो आपको 10 टिक करना पड़ेगा। पोटेशियम परमैंगनेट का क्षारीय तनु विलयन जाना जाता है तो बेयर अभिकर्मक के द्वारा। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को क्या है? बेयर रिएजेंट है, बेयर अभिकर्मक। बेयर अभिकर्मक। फिटकरी का सूत्र K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 124H2O। दुर्बलतम लुईस क्षार क्या है? तो हाइड्रोजन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? कार्बोसल्फेट ½ H2O, जबकि जिप्सम में क्या हो जाएगा? 2H2O हो जाएगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का सूत्र एक जैसा है, अंतर है तो पानी के अणुओं का, ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है तो जिप्सम से। चींटी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो फार्मिक या मेथनोइक अम्ल। फार्मिक अम्ल सूत्र HCOOH और इसी को मेथनोइक अम्ल कहेंगे IUPAC नेम में। क्रिस्टलीय जल अणु प्रस्तुत होता है खाने का सोडा, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा NaCO3 है। कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? Ca3PO4 का होल ट्वाइस। कैल्शियम फास्फेट है ये, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब मार्जिक जलीय विलयन क्या है? सोडियम का। प्रबल अम्ल HCN होता है, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। ENO क्या होता है? इनो जो मार्केट में खाते पीते हो तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? तो एक्वारेजिया कहलाता है, अनुपात 3:1 होता है। प्रबल अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और HCl, जिनका पीएच मान कहता है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। वैसे अम्ल जो होते हैं उनका पीएच मान होता है हमेशा 7 से कम, लेकिन यहाँ पे 5.6 से कम होगा तभी हम देंगे उसे अम्लीय वर्षा का नाम। एंटासिड मेल का मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये अम्ल पेट में अम्लता को दूर करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको एक्वारेजिया भी कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। दूध में पाए जाने वाला अम्ल है लैक्टिक अम्ल। सोना घुलनशील एक्वारेजिया में। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? जैसे अभी बताया था, हल्दी, लिटमस, गुड़हल। क्षारीय विलयन में फिनोप्थेलिन का रंग होता है कैसा? गुलाबी। सिंचा संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय तथा क्षारीय रंग में कैसा रंग होता है? तो अम्ल में होता है मिथाइल ऑरेंज लाल, क्षारीय में होता है पीला। पेयजल को शुद्ध करने के लिए ब्रिंजक जोड़ CaOCl2 का प्रयोग किया जाता है। अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, वो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उसमें कोई ऑक्सीजन नहीं होती है। खाने का नमक सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है, तो कैसे? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार यानी OH से। नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट CuSO4 का होल ट्वाइस
5H2O। जल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या है, तो अम्लीय प्रकृति का होता है। इनो लवण को जल में डाला जाता है, जब इनो डालते हैं तो गैस निकलती है, वो क्या होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन और उसके यौगिक, तब हम कार्बन के बारे में देखेंगे और उसके यौगिक के बारे में देखेंगे। तो देखिएगा, इसमें प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बन यौगिक क्या है, सेलुलोज। क्लोरोफॉर्म का दूसरा नाम CH-Cl4 यानी टेट्राक्लोरोमेथेन। कीटोन में अभिक्रियात्मक समूह होता है CO। फ्रिज में प्रयुक्त होने वाला प्रसिद्ध फ्रीऑन है, साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है क्या, बसा। कार्बन के अपरूप कितने हैं, 3। त्रिअबंध पाए जाते हैं किसमें, एल्काइन या ब्यूटाइन में। कार्बन ऑक्सीजन के साथ दहन करके ऊष्मा और प्रकाश के साथ क्या बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। एसिटिक अम्ल का विलयन क्या होता है, तो सिरका जो होता है वो एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलयन होता है। टिकाऊ विजन में हल्के अनअभिक्रियाशील ये सभी विशिष्ट गुण किसके हैं, तो ये प्लास्टिक के हैं। मानव निर्मित रेशे में से कृत्रिम रेशा कहलाता है क्या, रेयॉन कहलाता है। आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पेट बोतलों और जारों का प्रयोग किया जाता है। पेट का सुपरिचित प्रकार क्या है, तो पॉलिएस्टर है। ये शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जानी जाती है कैसे, तो किण्वन के नाम से जानी जाती है। विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि विद्युत का कुचालक है। क्या है, विद्युत का कुचालक। अमोनिया और किसकी अभिक्रिया से यूरोट्रोपिन बनता है, तो ध्यान रखिएगा, अमोनिया और फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा तो यूरोट्रोपिन बनेगा। कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं, क्यों, क्योंकि इसमें श्रृंखलीकरण की प्रकृति पाई जाती है, श्रृंखलाएं बना देता है। मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन को इसके बढ़ते हुए क्वथनांक का सही क्रम क्या है, तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। जितनी ज़्यादा उसकी श्रृंखला होगी, जितनी ज़्यादा कार्बन हो गया, उतने ज़्यादा उसका क्वथनांक होगा। सादृश्य श्रेणी की यौगिक C2H6O CH4O। धातुओं में वेल्डिंग के लिए उपयोग किया गया ऑक्सीजन एसिटिलीन। फोम के गद्दे एवं तकिए बने होते हैं तो पॉलीयूरेथीन के। एथिलीन का बोलो क्या है, पॉलीथीन। कार्बन के कष्टीय रूप क्या है, तो ग्रेफाइट, हीरा तथा फ्लोरीन है। कार्बन के आकृष्टलीय रूप तो चारकोल, काजल के कार्बन गैस। चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में प्रयोग किया जाता है किसका, तो जंतु चारकोल का। कालिक में कार्बन की मात्रा होती है कितनी, 98.99। तो सबसे ज़्यादा कालिक में ही कार्बन होता है। फ्लोरीन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 60। कार्बन 60। फ्लोरीन विद्युत का होता है क्या, कुचालक। सन 1828 ईस्वी में होलर ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक संश्लेषण किया, तो किसका, यूरिया का किया। मार्स गैस के रूप में जाना जाता है किसे, मीथेन, CH4 को। CH4 मीथेन मार्स गैस के रूप में जानी जाती है। फ्लोरीन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 60। ये देखा था अभी हमने। और पेट्रोलियम के प्रवाही आसमान से प्राप्त किया जाता है किसे, तो एस्फाल्ट, पैराफिन, मोम, स्नेहक, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, ईथर, प्राकृतिक गैस वगैरह। सबसे महत्वपूर्ण कोयला ईंधन क्या है, बिटुमिनस। 52% कोयला सबसे महत्वपूर्ण कोयला होता है। कोयले से प्राप्त होता है क्या, कोलतार को कोल गैस। कोल गैस क्या है, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। वाटर गैस का सूत्र होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रोड्यूसर गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूसर गैस नाम है इसका। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। ठीक है, वाटर में वाटर ये H2 हाइड्रोजन, थोड़ा सेंस भी लग जाता है, लेकिन प्रोड्यूसर गैस एक अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसे नहीं कर पाएंगे। एल्कन का सूत्र है CnH2n+2। एल्कान का सूत्र CnH2n-2। एल्कीन का सूत्र CnH2n होगा। ठीक है, क्या है, CnH2n।
कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है अग्निशामक यानी फायर एक्सटिंग्विशर्स के रूप में। नोबेल तेल कहा जाता है किसको? तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। RDX रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव का रासायनिक नाम क्या है? तो साइक्लोट्राइमेथिलीन साइक्लोट्राइमेथिल टेट्राएमीन पिक्रिक अम्ल 2,4-6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है। एक कृत्रिम मधुर क्या है? एस्पार्टेम होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का प्रथम सदस्य बेंजीन। प्राकृतिक रबर बहुलक क्या है? आइसोप्रीन एक प्राकृतिक रबर है। दर्द निवारक औषधि का रासायनिक नाम क्या है? एस्टिल सैलिसिलिक एसिड। गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर पुनः कठोर हो जाता है क्या? थर्मोप्लास्टिक उदाहरण है किसका? पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, PVC, नायलॉन का। नॉन स्टिक बर्तन में प्रयोग किया जाता है क्या? टेफ्लॉन। फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन अपक्रिया द्वारा प्रयोग किया जाता है क्या? बेकेलाइट। प्राकृतिक रबड़ के वल्कनीकरण करने के लिए किसके साथ गर्म करना चाहिए? तो सल्फर के साथ। बुलेट प्रूफ बनाने में प्रयोग किया जाता है क्या? केवलर। नायलॉन 6 एक पॉलीएमाइड है। जीव विज्ञान देखेंगे अब। तो जीव विज्ञान में पेज नंबर 83। तो पहला क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडर और स्वान ने किया था। कोशिका का ऊर्जा गृह क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। अब देखिए सिर्फ जंतुओं में क्या उपस्थित होते हैं? तो सब जंतुओं में पाया जाता है तारक क्या है? ऐसे ही तारक का जंतुओं में पाया जाता है। और उपस्थित क्या होता है जंतुओं में उपस्थित होती है सेल वाल कोशिका भित्ति और तारक का है। ठीक है, तारक का पाई जाती है और कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं पाई जाती है। जाइलम फ्लोएम उदाहरण किसके? जटिल ऊतक के। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। सबसे छोटी कोशिका वो कौन सी होती है? वो होती है माइकोप्लाज्मा PPLO। जब पौधे सांस लेते हैं तब वे ऑक्सीजन अंदर लेते हैं एवं बाहर छोड़ते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तर्क रूपी कोशिकाएं होती हैं तो पेशी कोशिकाएं। तर्क रूपी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तर्क रूपी कोशिकाएं पेशी कोशिकाएं होती हैं। कुछ समय दीजिएगा, हम ये अपना थोड़ा इमेज सेट कर लें, फिर आपको फिर से शुरू करते हैं। चलो ओके। तो देखिएगा कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडर और स्वान ने दिया था। कोशिका का ऊर्जा गृह क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। सिर्फ जंतु कोशिका में उपस्थित होता है क्या? तो तारक का है। तो सिर्फ तारक का ही जंतुओं में उपस्थित होता है, ना कि पेड़ पौधों में। जाइलम और फ्लोएम का कार्य क्या है? इनका कार्य है, जाइलम का कार्य जल को ले जाना, फ्लोएम का कार्य भोजन को ले जाना, और ये जटिल ऊतक हैं दोनों। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। जब पौधे सांस लेते हैं तो वे ऑक्सीजन अंदर लेते हैं एवं छोड़ते हैं क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तर्क रूपी कोशिकाएं होती हैं तो पेशीय कोशिकाएं। वह सरल ऊतक जो पौधों के जड़, तना, पत्ती, फूल, फल आदि में प्रमुखता से पाया जाता है तो पेरेन्काइमा। अब देखिए जो वृद्धि करता है, जो कलिकाओं पे ऊतक पाया जाता है उसे विभज्य ऊतक कहते हैं। तो वह ऊतक जो पौधों की लंबाई और मोटाई को बढ़ाने में मदद करता है तो वो क्या है? विभज्य ऊतक है। अस्थिक, उपास्थि, कंडरा, स्नायु, रुधिर उदाहरण है किसके? संयोजी ऊतक के।
केंद्रक नहीं पाया जाता है तो किसमें, प्रोकैरियोटिक। देखिए जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें केंद्रक पाया जाता है। एक कोश के जीव में सभी कार्य करता है कौन, एकल कोशिका। प्रोकैरियोटिक के उदाहरण है क्या, नीलहरी शैवाल। गुणसूत्र में स्थित होते हैं क्या, जीन। वह जीव जो श्वसन और प्रजनन करता है एक कोश के जीव होता है। कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो कोशिका झिल्ली का। कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव होता है क्या, जीवाणु। समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी व्यवस्था होती है किसकी, प्रोफेज की। वह ऊतक जो शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है एवं शरीर के विभिन्न भागों को बनाता है तो वो संयोजी ऊतक होता है। एक एपिथेलियमी ऊतक जिसकी पतली चपटी कोशिकाएं एक दूसरे के किनारों से ऐसे जुड़ी होती हैं मानो पास पास सटे हुए टाइल लगे हों, पाई जाती हैं कहाँ, तो अमाशय में पाई जाती हैं। एक कोश के प्राणियों को वर्गीकृत किया गया है किसमें, तो प्रोटोजोआ में। तो एक कोश की जो प्राणी है उसको प्रोटोजोआ में रखा गया है। एक ऊतक जिसकी जीवित कोशिका सक्रिय बढ़ने वाले अंगों के यांत्रिक अंगों को बनाती है, जिसकी कोशिका भित्ति में कोनों पर सेलुलोज और लिग्निन रहित स्थूल होते हैं, उसे कहते हैं क्या, तो स्थूल कोण कहते हैं। जीवों का वर्गीकरण। पादप वर्गीकरण के जनक कैरोलस लिनियस। पादप जगत को उभयचर ब्रोफाइट को कहते हैं। अचल जीव उदाहरण है किसका, यूप्लेक्टेला का। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा। नोटोकार्ड की जगह मेरुदंड होता है किसमें, वर्टिब्रेटा में। जो पौधा जड़ तथा पत्ती में विभक्त नहीं होता है क्या कहलाता है, थैलोफाइटा। वह नीलहरी शैवाल जिसके लिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है तो एनाबिना नोस्टॉक। वह वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम जंतुओं के प्राकृतिक संरचनात्मक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण किया था तो जॉन रे ने किया था। सबसे सरल बहुकोशिकीय जीव कौन से हैं, तो वो पोरीफेरा है। मत्स्य वर्ग में नहीं आता है क्या, ऑक्टोपस। मगरमच्छ को छोड़कर से सभी सरीसृपों का हृदय होता है तो 3 कच्छी का। मगरमच्छ नहीं होता है, बाकी सभी सरीसृपों का हृदय 3 कच्छों का होता है। पक्षी और स्तनधारी गर्म रक्त वाले जीव हैं, इसका क्या तात्पर्य है, इनके शरीर का तापमान निश्चित होता है। गुहात्र जीव कहलाता है क्या, हाइड्रा। वे संघ जिसके जीवों में प्रचलन के लिए कूटपात, पेशाब या कशाब होते हैं तो प्रोटोजोआ। वह जीव जो रसायन संश्लेषी है तो सल्फर जीवाणु। एक आगोहिक जंतु कौन सा है, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज। स्तनियों के कशेरुक में सेंट्रम होता है तो उभय पट्टी या एम्फीप्लेटोन। वास्तव में मीन नहीं है तो रजत मछली। रजत मछली वास्तव में मछली नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है अनुवांशिकता, जैव विकास, अनुकूलन और स्थानवास। तो देखिएगा ये वाला टॉपिक हम लोग बाद में करेंगे। अनुवांशिकता ग्रेगर और मेंडल ने दिया था, इसमें अनुवांशिकता वंशागति का नियम है। तो ये हम लोग पेज नंबर 183 पे हैं। अनुवांशिकता वाला हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो आप बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा, क्या आप और भी कोई सहायता या नोट्स वगैरह चाहते हैं एग्जाम के लिए, यूपीटीटी, सीटीईटी या फिर सुपर टीटी या जूनियर टीटी वगैरह के लिए, तो बताइएगा। और हाँ, हम आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आप बताइएगा कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने ही देने हैं। तो आज के लिए नमस्कार, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।